ठेले पर तरह तरह के खूबसूरत सजाए हुए मिट्टी की मूर्तियां लेकर बहू अनामिका आगे बढ़ रही थी और सासू माँ शारदा पोती भव्या को अपने कंधे पे बैठाकर उसी के साथ चली जा रही थी। तीनों एक जगह जाकर पहुंचती है। फिर शारदा भव्या को अपने कंधे से नीचे उतारती है। वो ठेले गाड़ी को फुटपाथ के पास लगाती है और तीनों एक एक मूर्तियां लेकर वहीं पे खड़ी हो जाती है। सासू माँ, भव्या, मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनो। लाल सिग्नल होते ही गाड़ियाँ आके रुकेंगी। हमें तभी ये सब बेचना है। जैसी हरी बत्ती जलेगी हमें तुरंत वहाँ से हट जाना है। अच्छा ठीक है बहू। अच्छा ठीक है माँ। इस तरह की बातचीत के बाद तीनों अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। फिर जैसे ही लाल बत्ती जलती है, अनामिका अपने हाथ में कृष्णा की मूर्ति लेकर मूर्ति दिखाने लगती है और एक कार के पास जाती है। सर, भगवान कृष्णा की मूर्ति है, बहुत सुंदर है, एक बार इसे देखिए तो। ये सुनते ही कार के अंदर से सुदर्शन अनामिका से कहते हैं, मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता हूँ, मुझे नहीं लेना है, जाओ जाओ। इतना कहते ही अनामिका वहाँ से एक बाइक वाले के पास चली जाती है। जब उसने भी नहीं लिया तो अनामिका बहुत उदास हो गई। तब तक हरी बत्ती जल जाती है और गाड़ियाँ चलने लगती है। एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस में पिता पुत्र प्रसाद और रमेश काम किया करते थे। पिताजी, आपने सुना वो क्लर्क ने क्या कहा? मालिक के घर में काम करने के लिए 2 महिलाओं की जरूरत है। अगर माँ और अनामिका जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ बेटा, आजकल कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ बिल्कुल नहीं बिक रही है। वो इतनी मेहनत से बना के लेकर जाती है पर एक भी नहीं बिकती। इस बारे में आप माँ से एक बार बात कीजिए। ठीक है, बात करता हूँ बेटा। इतना कहकर फिर वो बोरियां उठाने लगते हैं। उधर रेड सिग्नल देखते ही भव्या गाड़ियों को रोकती है और जाके कृष्ण भगवान की मूर्तियां बेचने लगती है, पर किसी ने नहीं खरीदा। शारदा ने भी बहुत कोशिश की सिग्नल पे मूर्तियां बेचने की, पर एक भी नहीं बिका। अब चूंकि अंधेरा हो रहा था और एक भी मूर्तियां बिकी नहीं थी, इसीलिए सारी मूर्तियों को साथ लेकर शारदा, अनामिका, भव्या घर लौट आती है। अगले दिन अब चूंकि अनामिका का नाम मिट्टी वाली बहुरानी था, उसके मिट्टी के घर के पीछे ही एक बगीचा था जहाँ टूटी लकड़ी की एक चेयर रखी हुई थी। उसी पे वो मूर्तियां रखकर रंगा करती थी। तभी वहाँ पे उसकी 6 साल की बेटी भव्या रंग के डब्बे लेकर वहाँ आती है। कब तक तुम इस तरह खड़ी रहोगी बेटा? पैर दर्द होंगे ना? पैरों में दर्द होंगे? मैं तुम्हारी बुजुर्ग सासू माँ हूँ क्या? मैं तुम्हारी बेटी हूँ। वहाँ से थोड़ी दूर पे ही शारदा अपने पैरों से मिट्टी गूंथ रही होती है। भव्या की बातें सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। अरे मेरी लाडली, जब तुम्हारी माँ तुमसे पूछ रही है तो अपने बारे में बताओ ना, मुझे उसमें खींच क्यों रही हो? मैं कहाँ खींच रही हूँ दादी, मैं तो बता रही हूँ। आपको मैं कैसे खींचूं? आप पतंग है क्या जो धागे से बंधी है? आपको हिलाना मतलब कोई पत्थर हिलाने से कम नहीं। इस तरह अनामिका और भव्या शारदा को लेकर हंसी मजाक कर रही होती है। ठीक उसी वक्त बाप बेटा जो मजदूरी के काम के लिए गए हुए थे, वो दोनों घर लौट आते हैं और गुस्से से कहते हैं, इस बेकार के मुस्कुराहट के साथ ये बेकार की मूर्तियाँ तुम क्यों बनाती हो अनामिका? हाँ बहू, ये मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने का काम छोड़ दो। हमारे यहाँ पे मालिक के यहाँ 2 महिलाओं की जरूरत है, वहाँ जाके काम करो, कुछ पैसे भी कमा लोगी। वो ऐसा कह ही रहे थे, तभी शारदा अचानक से जमीन पे गिर जाती है और उसे पैरालिसिस अटैक हो जाता है। जल्दी से वो लोग उन्हें पास के अस्पताल में ले जाते हैं, ठेले में लिटाकर। डॉक्टर साहब वहाँ उनकी जांच करते हैं। ये दवाइयाँ उन्हें दीजिए। डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। वो शारदा को ठेले में लिटाकर फिर से घर ले आते हैं। अनामिका कृष्णा की मूर्तियाँ बनाकर बेचना बंद कर देती है और घर पे रहकर सासू माँ का देखभाल करने लगती है। रमेश और प्रसाद बोरा उठाकर मजदूरी करके पैसे कमाते थे। वहाँ से जो पैसे लाते थे वो पैसा किराने के सामान और शारदा के दवाइयों के लिए पर्याप्त नहीं थे। एक दिन जब शारदा सो रही होती है, अनामिका पीछे बगान में जहाँ वो मूर्तियाँ बनाया करती थी वहाँ जाती है और कृष्णा की एक छोटी सी मूर्ति लेकर दुखी होकर रोने लगती है। हे ईश्वर, आपने ऐसा क्यों किया? हमारे जीने का कोई रास्ता दिखाइए। वो विनती कर ही रही थी, तभी भव्या नरसिम्हा नाम के एक व्यक्ति को साथ लेकर घर आती है। भव्या के बुलाने पे अनामिका बाहर निकल आई। नरसिम्हा अनामिका को देखकर नमस्ते किया, बदले में अनामिका ने भी नमस्ते किया। मैंने सुना है आप मिट्टी की मूर्तियाँ बनाती है। कृष्णा अष्टमी के मौके पर सरकारी स्कूल के प्रांगण में कृष्णा की मूर्ति बनाने की प्रतियोगिता हो रही है। पहला पुरस्कार को 1 लाख, दूसरे स्थान पे आने वाले को 75,000 और तीसरे स्थान पे आने वाले को 50,000। उसमें आप जरूर से भाग लीजिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है।
अनामिका सुन के बहुत खुश होती है। अनामिका प्रथम पुरस्कार जीतना चाहती थी। वो भाव्या को शारदा के पास बैठाकर जल्दी से स्कूल प्रांगण में प्रतियोगिता के लिए पहुंच जाती है। वहाँ पे बहुत प्रतियोगी थे। अनामिका भी वहाँ भाग ले रही थी। समय निकलता है। वहाँ नागमणि, पूजा, सावित्री के साथ साथ अनामिका भी मूर्ति बनाने की प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। फिर दिए गए समय के अंदर सभी ने कृष्णा की मूर्ति बनाकर जमा कर देती है। नरसिम्हा के साथ साथ जाने माने कलाकार निरंजन भी वहाँ पर आते हैं। मूर्तियों को देखने के साथ नरसिम्हा से बातें भी कर रहे थे। अनामिका के पास आते ही वो उन्हें प्रणाम करते हैं। वो कलाकार अनामिका की मूर्ति को देखकर कुछ कहते हैं, फिर वो नरसिम्हा के साथ वहाँ से चले जाते हैं। सभी की नजर स्टेज पे थी। नरसिम्हा माइक लेकर कहने लगते हैं, आप सभी को नमस्ते। कृष्ण अष्टमी के मौके पर हमने कृष्ण जी की प्रतिमा बनाने की जो प्रतियोगिता के आयोजन की है, उस विजेता का नाम हमारे अतिथि निरंजन जी बताएंगे। इतना कहने पर निरंजन जी माइक ले लेते हैं। इस कार्यक्रम में बहुमत के साथ पहला पुरस्कार जाता है पूजा को, दूसरा पुरस्कार नागमणि को और तीसरी विजेता है सावित्री। ये सुनते ही सभी जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। अनामिका ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। उसका चेहरा लटक जाता है, पर बिना ईर्ष्या के वो सबके लिए तालियां बजाती है। पूजा, नागमणि और सावित्री तीनों ही स्टेज में चढ़ के निरंजन बाबू के हाथ से पुरस्कार ग्रहण करती है। अब मैं आप सभी को एक आर्ट के बारे में बताऊंगा। अनामिका, तुम्हारी कृष्णा की मूर्ति बहुत अच्छी है, पर उसमें जान नहीं है। चूंकि उसकी जान नहीं है तो हम आपकी परिस्थिति के बारे में समझ सकते हैं। आपका पूरा परिवार अभी किस हालत से गुजर रहा है। निरंजन जी के ऐसे कहने पर अनामिका रोने लगती है। मुझे उम्मीद है आप अपनी कला को और निखारेंगी, इसीलिए दान के तौर पे मैं आपको 20,000 रुपए देता हूँ। आप लोग भी जितना हो सके दान करें। फिर कई लोग आकर अपने बजट के अनुसार उसे दान किए। फिर निरंजन जी पूरे पैसे अनामिका को सौंप देते हैं। अनामिका पैसे लेकर खुशी खुशी नमस्ते कहकर वहाँ से चली जाती है। उन पैसों से अनामिका का परिवार आर्थिक संकट से बाहर निकल आया। फिर से अनामिका खुशी खुशी कृष्णा की मूर्तियाँ बनाने लगी और उन्हें बेचकर परिवार का पालन पोषण करने लगी। आज यहीं तक। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। गरीब बहुरानी अनामिका जब बाजार से सब्जियां लेके घर जा रही थी, उसने देखा पोस्टमैन को एक बुजुर्ग महिला के साथ घर के सामने खड़े होकर बात करते हुए। ये देखते ही बड़े ही उत्साहित होकर उनके पास अनामिका आती है। अनामिका को देखते ही पोस्टमैन का चेहरा ढल जाता है। उनका ढला हुआ चेहरा देखकर अनामिका भी दुखी हो जाती है। पोस्टमैन भैया, मेरे भाई अरविंद जो अमेरिका में रहते हैं, आज भी उनकी कोई भी चिट्ठी नहीं आई ना? ये कहने के लिए भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है बहन। इस तरह कहने पे ही अनामिका की आंखें भर आती है। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल भी नहीं, पिछले 3 सालों से तुम अपने भाई को चिट्ठी लिखा करती हो। हर राखी में तुम उन्हें मिठाई भेजती हो, राखी भेजती हो, अचार भेजती हो, कपड़े भेजा करती हो। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। माँ का ममतामयी प्यार और पिता का स्नेह, ये दोनों मैं उसे देना चाहती हूँ। चाहे कोई कुछ भी कहे, पर मेरा भाई अरविंद तो एक मिसाल है, मिसाल। वो तो पता है, पर तुम्हारा भाई शायद तुम्हें पसंद नहीं करता। वो हर चीज के बारे में बात करता है, पर तुम्हें कभी नहीं उत्तर देता। बदले में कुछ भेजता भी नहीं है। कम से कम एक कार्ड तो भेज सकता है। पर हाँ, आप मेरे भाई से कुछ मत कहिएगा। पता नहीं वो बहुत दिक्कतों में हो, शायद इसलिए वो जवाब नहीं दे रहा है। ये कहकर अपने आंखों के आंसू पोंछते हुए अनामिका वहाँ से चली जाती है। अनामिका के भाई अरविंद, जो कि अमेरिका में रहते हैं, थोड़ी दया कीजिए और अपनी बहन को एक चिट्ठी लिखिए। यहाँ तो दिन का माहौल है, पर वहाँ रात होगी, सो रहे होंगे। इस तरह सोचकर वहाँ से वो चला जाता है। वहाँ अमेरिका में अरविंद के घर पे अरविंद की पत्नी सुरेखा बिस्तर पे सो रही होती है। अरविंद को स्टोर वाटर की जरूरत थी। उठ के जाके देखता है कि स्टोर रूम का दरवाजा खुला हुआ है। फिर वो लाइट जलाता है। वहाँ पे कपड़े, राखी, मिठाइयाँ, अचार सब फेंके हुए थे। अरविंद जाके एक चिट्ठी उठा के वहाँ पढ़ने लगता है। प्रिय भाई अरविंद, तुम्हारी बहन अनामिका भारत से बहुत ही स्नेह के साथ ये 100वां चिट्ठी लिख रही है। अगर तुम मुझसे नाराज हो तो इंडिया आके तुम मारो। अगर डांटना है तो फोन नंबर लिख दे रही हूँ, फोन करके मुझे डांटो, पर इस तरह से मुझसे बदला ना लो भाई। जितनी बार फोन की, भाभी ने फोन उठाया और कहा कि भैया आएंगे
तो वो वापस तुम्हें कॉल कर लेंगे। और इतना कहकर वो फोन काट दी। मेरी सासू माँ को संदेह हुआ, भाभी तुम्हें बता रही है कि नहीं। अब तो मुझे भी इस बात का शक हो रहा है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बहुत अच्छे से देखभाल कर रही है? एक बात कहूँ भैया, मुझे पैसे नहीं चाहिए। बहन के लिए बस भाई का प्यार चाहिए। बस इस भाई बहन के पवित्र रिश्ता के लिए मैं राखी बांध के इस त्योहार को मनाना चाहती हूँ। इसीलिए नए कपड़े भेज रही हूँ, अचार भेज रही हूँ, तरह तरह के पापड़ भेज रही हूँ। इसे इस्तेमाल करना भाई। इतना पढ़ते पढ़ते अरविंद की आंखें नम हो जाती है। आगे वो पढ़ नहीं पाते। मेरी बहन अनामिका मुझे भूली नहीं। उसे गरीब ससुराल भेजा, उसके लिए भी वो मुझे कभी डांटी नहीं। मेरी बहन खुद इंटर तक पढ़ी है और 10th तक पढ़ा हुआ रमेश, जो कि खेती बाड़ी करता है, उससे वो चुपचाप जाके शादी कर ली। पर सुरेखा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? बस उसकी बातें सुन के मैं अपनी छोटी बहन अनामिका को गलत समझा। वो फोन नहीं करती है सोचकर मैंने फोन करना छोड़ दिया। पर वो मुझे फोन करती रही, चिट्ठियां लिखती रही। चिट्ठियों के साथ साथ वो राखियां भी भेजी। अब सुरेखा को सबक सिखाना ही होगा। इतना सोचकर वहां से वो बेडरूम में चला जाता है। तभी एक दिन अनामिका दीवार के पास खड़ी होकर कैलेंडर देख रही होती है। तभी उसके पति रमेश वहां पे आते हैं। क्या देख रही हो अनामिका? यही देख रही हूँ कि राखी कब है। मुझे अपने भाई के लिए राखी भी तो भेजना है। इतना कह ही रही थी, तभी वहाँ पे सासू माँ शारदा आ जाती हैं। भेज दो बहू, तुम राखी भेज के अगर खुश हो जाओगी तो हमें भी तुम्हारी खुशी में खुशी है। इतना कहकर शारदा अनामिका को पैसे देती है। अनामिका पैसे ले लेती है। देखो बहू, इस पृथ्वी में हर रिश्ते में एक जादू है। जो लोग इस रिश्ते को समझते हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि वो इस रिश्ते को हमेशा के लिए बचा के रखे। इसीलिए अगर भाई जवाब ना भी दे तो इस बात को लेकर दुखी मत होना। ठीक है माँ जी। इतना कहकर रमेश और शारदा खेत की तरफ चले जाते हैं। उधर अरविंद और सुरेखा के बीच अमेरिका में जोरदार लड़ाई चल रही थी। उधर मेरी छोटी बहन अनामिका ने भाई के प्यार स्नेह को पाने के लिए कितनी चिट्ठियां लिखी। उसने कितनी बार मुझे फोन किया, पर तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उल्टा उसके बारे में तुमने क्या क्या नहीं गलत बातें की। मिर्च मसाला लगाकर मेरे मन में उसके खिलाफ नफरत भर दिया। क्योंकि मुझे पता है जो भी आप कमाते हैं सब उसी पे ले जाके आप उड़ा देंगे। उसकी शादी करा दी, अब कंधे से बोझ उतर गया। अब पैसे भेजना, खर्च करना, वो सब मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने ये सब किया। ये सुनते ही अरविंद गुस्से से सुरेखा को एक थप्पड़ लगाता है। अरे पागल सुरेखा, आज मैं जो यूएस आ पाया हूँ वो उसी की वजह से। और हाँ, तुम जो इस तरह से जिंदा खड़ी हो ना, वो भी अनामिका की वजह से। अपनी पढ़ाई छोड़कर अनामिका माँ पिताजी के साथ मजदूरी की। आज मैं जो भी कुछ हूँ उसी की वजह से। पर मैं जिंदा हूँ उसके पीछे अनामिका का हाथ कैसे? अनामिका की शादी कराने के बाद हम अमेरिका लौट ही रहे थे, तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। तुम्हें खून की जरूरत पड़ गई। उसी वक्त अनामिका के खून के साथ तुम्हारा खून का मैच हो जाता है। अनामिका तुरंत आके तुम्हें खून दी। ये सुनते ही सुरेखा जोर जोर से रोने लगती है। माफ कर दीजिए, अभी हमें अनामिका के पास जाना होगा। मैं उसके हाथ पैर पकड़ के पहले माफी मांगूंगी। फिर अरविंद और सुरेखा तुरंत फ्लाइट पकड़ के इंडिया लौट आते हैं। अरविंद और सुरेखा अगले दिन अनामिका के घर पे आते हैं। अनामिका को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। अनामिका के सास ससुर शारदा, प्रसाद, रमेश सभी वहाँ पे बैठे थे। माफ कर देना बहन, शादी देने के बाद मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी ही खत्म हो गई। ये भाई बहन का नहीं, ये तो खून का रिश्ता है। इस रिश्ते को इनकार नहीं किया जा सकता। इस मामले में तुम्हारी भाई की गलती नहीं है, सब गलती मेरी है अनामिका। सुरेखा रोने लगती है। ये सुनकर शारदा, अब ये हमारा परिवार है, कल रक्षाबंधन है, ये सब भूल जाओ। उस रात सभी बैठ के खुशी खुशी बातचीत करते हैं। फिर अगले दिन राखी पूर्णिमा। अरविंद चेयर पे बैठता है। अनामिका आके खुशी खुशी राखी बांधती है। अरविंद खुशी से अनामिका को सोने का चेन देता है। मुझे सोना नहीं चाहिए, जब तक मैं जिंदा हूँ बस आपका प्यार और स्नेह चाहिए। मेरे बच्चों के मन में मामा के लिए सम्मान चाहिए, बस इतना ही। ऐसा ही होगा, अरविंद अनामिका को वादा करता है। इस बात से सब खुश होते हैं। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।